Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 13th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ के साथ विच इज़ अबाउट इंडियन इकोनॉमी. हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन्होंने 2 इंडेक्स रिलीज़ किए हैं. वन इज़ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड वन इज़ IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इस न्यूज़ आर्टिकल में इन दोनों इंडेक्सेस के हाइलाइट्स दिए गए हैं. नाउ इससे पहले कि हम इस न्यूज़ आर्टिकल को समझें, पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या सिग्निफिकेंस रखता है और IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, ताकि हम समझ पाएँ कि इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी की क्या रिफ्लेक्शन हो रही है. सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल बायर के लेवल से प्राइस चेंजेस को मेजर करता है. रिटेल बायर कौन? हम लोग जो कंज्यूमर हैं, हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करके जब यूज़ करते हैं तो कंज्यूमर बन जाता है रिटेल बायर. तो कंज्यूमर किस लेवल पे प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, क्या प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं. अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम कहते हैं महंगाई हो चुकी है, इन्फ्लेशन हो चुकी है, जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्राइस चेंजेस को मेजर किया जाता है तो उसके लिए NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज़ करता है. तो इसके अंदर बेसिकली कुछ कमोडिटीज़ और कुछ सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है और उनके प्राइस चेंजेस को मेजर किया जाता है. फॉर एग्जांपल फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, जो कि हम यूज़ करते हैं आफ्टर बाइंग इट. CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर. तो आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी सर्विसेज जो कि एक कंज्यूमर बाय करता है रिटेल लेवल पे. जब हम बाय करते हैं, इनके अंदर जो प्राइस चेंजेस होते हैं इसको मेजर करने के लिए आती है हमारा CPI, और जो कि बेसिकली हमें रिटेल इन्फ्लेशन की पिक्चर देता है. नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने ये शो किया है कि हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये इंक्रीज़ हुई है, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और दिसंबर में ये 5.59% तक पहुंच चुकी थी. वेल लास्ट ईयर जून के अंदर ये 6.26% रिकॉर्ड की गई थी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर था. एंड उसके बाद से ये स्लाइटली डिक्रीज़ कर रही थी जुलाई में, बट देन अगेन इट स्टार्टेड टू राइज और दिसंबर में ये 5.59% रिकॉर्ड किया गया है. और इसका जो रीज़न बताया गया है दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस. जो फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं उनकी वजह से ये इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है. साथ ही में इसके अंदर क्लोथिंग एंड फुटवेयर जो हमारा सेक्टर है, सब सेक्टर है CPI के अंदर, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस चेंजेस मिले अलॉन्ग विद सम प्रिंट्स ऑफ फ्यूल एंड लाइट की भी इंस्टेबिलिटी की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो हमें देखने के लिए मिली है. तो इस रिटेल इन्फ्लेशन का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है दैट इज़ फूड सेक्टर. एंड उसको लेकर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि राबी क्रॉप्स जो हम विंटर में लगाते हैं उनका जो एरिया था वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 0.9%. और साथ ही में जो ऑयल सीड्स हैं उनकी भी ग्रोथ इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से जो बाकी की क्रॉप्स थी उनका नंबर डिक्रीज़ हुआ है. एक और चीज़ जो लगातार हमारे पास कोविड-19 केसेस के जो बढ़ रहे हैं केसेस, इसकी वजह से भी सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है. साथ ही में कुछ स्टेट्स के अंदर हैवी रेनफॉल हुई है. इन सब को मिलाकर हमारी जो फूड एंड बेवरेजेस का जो कैटेगरी है उसके अंदर एकदम से प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं. सो दिस वाज अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन जो कि CPI ने मेजर किया. इसके बाद जो अगला इंडेक्स NSO ने रिलीज़ किया था दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP
ये कैसा इंडेक्स है जिसके अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के ग्रोथ रेट्स को शो किया जाता है। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम लिया जाता है और उसके अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ रेट को मेजर करते हैं। ये भी मंथली पब्लिश होता है, NSE से पब्लिश करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ ब्रॉड सेक्टर एंड द अदर वन इज़ यूज बेस्ड सेक्टर। ब्रॉड सेक्टर के अंदर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड हो जाता है, वेयर एज यूज बेस्ड सेक्टर के अंदर बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रीलिम्स पॉइंट से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है वो ये है कि हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें 40% वेटेज हमारे 8 कोर सेक्टर्स की है। इंडियन इकोनॉमी के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो IIP का 40% वेट होल्ड करते हैं। 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ये हमारी 8 ऐसी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं एंड 40% टोटल वेटेज आती है। इसे और भी डिटेल में आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में कवर करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट CPI, WPI, IIP। नाउ IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसने शो किया है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो थोड़ा डिक्रीज़ हुई है। जो ओवरऑल आउटपुट रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 0.9%। माइनिंग आउटपुट भी इंक्रीज़ हुई है, इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज़ हुआ है। ये जो हमारे ब्रॉड सेक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन इनका जो इंक्रीज़, ये जो ग्रोथ है ये एज़ कम्पेयर टू नवंबर, ये जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 2021 के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है दैट वाज 0.9%, बट नवंबर में ये 1.6% थी। तो ग्रोथ हुई है लेकिन ग्रोथ डिक्रीज़ हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू नवंबर। माइनिंग नवंबर मंथ में 11.4% पे थी, दिसंबर पे 5% पे रह गई। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नवंबर में 3.1% के अराउंड थी और दिसंबर में 2.1% हो गई। तो डेफिनेटली हमारी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो डिक्रीज़ हुई है। नवंबर में इट वाज 3.2% और ये डिक्रीज़ होकर 1.4% रह गई है फॉर दिसंबर। इसे लेकर भी जो मेन रीजंस हैं वो वही हैं। ओमिक्रॉन की वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी इसके ग्रैपल्स में है, साथ ही में सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी चल रही हैं। सो ये सब पॉइंट कर रहे हैं दैट वी नीड सम अर्जेंट सिमुलेशन मेजर्स, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी जो हो रही थी हम उसको सस्टेन कर सकें। तो ये देखने वाली बात होगी बिकॉज आने वाले दिनों में यूनियन बजट आने वाला है, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है दे विल बी लुकिंग अप फॉर सम मेजर्स कि वो जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो हमारी इकोनॉमी की जो डिमांड है उसे इंक्रीज़ कर सके, ताकि इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी हो सके, स्पेशली आफ्टर द कोविड। आगे बढ़ते हैं। सो मिस्टर S सोमनाथ, इन्हें इसरो के न्यू चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। मिस्टर S सोमनाथ जो कि एक काफ़ी एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट हैं, अब से ये इसरो के नए चेयरमैन होंगे। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को मेंशन किया और उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, एंड जिसके अंदर बेसिकली दे वांट टू मेक मोर ऑफ द स्पेस इकोसिस्टम एंड द स्पेस इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि वो प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को इस स्पेस इकोसिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके एंड ये जो पूरा का पूरा स्पेस इकोसिस्टम है ये हमारे लिए इकोनॉमिकली वाइबल हो जाए। उन्होंने मेंशन किया कि राइट नाउ हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है वो 16,000 करोड़ पे है, एंड ही इन्विजन्स कि इसे हम 60,000 करोड़ स्पेस इकोनॉमी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल वी नीड इज़ द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग टू इंट्रोड्यूस देम टू दिस वाइब्रेंट स्पेस इकोसिस्टम। नाउ ये उस टाइम पे हुआ है, न्यू चेयरमैन तब आए हैं जब इसरो के काफ़ी सारे मिशंस हैं जो कि आने वाले हैं। सबसे बड़ा मिशन गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इसके अंदर इंक्लूड की जा रही है। नाउ काफ़ी ज़्यादा मिशंस इन लाइन हैं, लेकिन कोविड की वजह से इसरो का जो शेड्यूल है वो पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर इसरो एज वेल,
एंड एस सोमनाथ जो कि रॉकेट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसरो के अंदर डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स पे काम किया है, जैसे कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस पे काम किया है। देन GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल। तो अब से एस सोमनाथ इसरो के न्यू चेयरमैन होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है ना। इस पूरी न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री हमें जाननी होगी। बेसिकली मेघालय जो स्टेट है, इसे आसाम से कार्व आउट किया गया था। 1970 में आसाम से एक ऑटोनॉमस स्टेट के तौर पे मेघालय को कार्व आउट किया गया, लेकिन 1972 में 2 साल बाद ही मेघालय को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया, जिसके चलते मेघालय इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट द 50th स्टेटहुड डे ऑन जनवरी 21 को मेघालय की फॉर्मेशन के कुल 50 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना। इसको लेकर न्यूज़ ये आई है कि जो आसाम और मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये मेनली डिस्प्यूट की जो जड़ है वो ये है कि जो आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 का आया था, उसे मेघालयन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से देयर आर 12 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट अलॉन्ग मेघालय एंड आसाम बॉर्डर। तो कुल 12 पॉइंट्स हैं ना। इसको लेकर न्यूज़ ये आई है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू सील फाइनल एग्रीमेंट टू एंड द डिस्प्यूट इन 6 एरियाज़। तो ये जो 12 एरियाज़ हैं, इनमें से 6 एरियाज़ के लिए कहा जा रहा है कि अमित शाह इज़ गोइंग टू एंड दिस डिस्प्यूट इन दोज 6 एरियाज़। इसका भी अगर हम और बेसिक देखें तो 1951 में बॉर्दोलॉय कमेटी की रिकमेंडेशंस पे जैंतिया हिल्स के कुछ पार्ट्स को आसाम में ट्रांसफ़र किया गया। सिमिलरली गारो हिल्स के कुछ पार्ट्स को आसाम में ट्रांसफ़र किया गया एंड रीभोई डिस्ट्रिक्ट जो है उसे भी आसाम में ट्रांसफ़र किया गया। एंड 1969 का जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, अकॉर्डिंगली उन्होंने मेघालय की जो बाउंड्रीज़ हैं उसे डिफ़ाइन किया। हाउएवर मेघालय क्लेम करता है कि जो सारे एरियाज़ हैं दे बिलोंग टू खासी एंड जैंतिया हिल्स, और उनके जो इन्हेबिटेंट्स हैं दे बिलोंग टू खासी ट्राइब एंड देयरफॉर ये मेघालय का ही हिस्सा होने चाहिए। एंड मेघालय का ये भी क्लेम है कि इनमें से कुछ ऐसी टेरिटरीज भी हैं जो खासी चीफ्स थे, जो ट्राइबल चीफ्स थे, दे लॉस्ट दीज एरियाज टू ब्रिटिश। हाउएवर असम गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि जो मेघालय के जो आर्चीव्स हैं उनके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये शो करने के लिए कि ये जो इलाके हैं, ये जो एरियाज़ हैं, ये हिस्टोरिकली मेघालय को ही बिलोंग करते थे। तो इसीलिए आसाम इज सेइंग दैट दे विल स्टिक टू दिस न्यू बाउंड्री, जिसके अंदर वो सारे के सारे इलाके आसाम को मिले हुए हैं, वेयरएज मेघालय इज़ क्लेमिंग दोज एरियाज़। तो इस पूरे डिस्प्यूट को लेकर न्यूज़ यही है कि उन 12 डिस्प्यूटेड एरियाज़ में से जो 6 डिस्प्यूट्स हैं दे मे कम टू एन एंड, एंड जिसको लेकर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मे फाइनलाइज अ डील। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ TRP से रिलेटेड है। TRP आपने बहुत सुना होगा कि चैनल्स की, शोज़ की TRP होती है। TRP इज़ बेसिकली टारगेट रेटिंग पॉइंट्स। तो ये बेसिकली एक तरीके का मेट्रिक है जो कि कितनी व्यूअरशिप हो रही है उसे इवैल्यूएट करने के लिए जो मार्केटिंग और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं इसे एज अ मेट्रिक यूज़ करते हैं। तो कोई भी व्यूअर कौन होगा? ऐसा पर्सन जो कि उस टेलीविज़न को मोर देन 1 मिनट के लिए जो देख रहा है उससे व्यूअर माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप चैनल चेंज कर रहे हो और आप TRP में आ गए। अगर आप टीवी को, उस पर्टिकुलर चैनल को, उस शो को 1 मिनट से ज़्यादा देखते हैं देन उस पर्सन को एज अ व्यूअर काउंट किया जाता है। एंड इस तरीके से ये पूरा का पूरा मेट्रिक सिस्टम डेवलप होता है जिसे कहा जाता है TRP। तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग और कौन कौन सी सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हैं, कब से लेकर कब तक, किस टाइम पीरियड पे देख रहे हैं, कितने टाइम के लिए देख रहे हैं, एंड इस तरीके से इस TRP को कैलकुलेट किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही ये जो 1 मिनट का जो टाइम पीरियड रखा गया है इट इज़ सेट एज अ व्यूअर टाइम पीरियड कि इतने टाइम के लिए अगर देखा तो उस पर्सन को व्यूअर माना जाएगा एंड उसे फिर उस रेटिंग पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा।
ना इससे पहले भी ये न्यूज़ में रह चुका है। अक्टूबर 2020 में मुंबई पुलिस ने ये क्लेम किया था कि देयर इज़ अ बिग स्कैम गोइंग ऑन विच इज़ एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द टीआरपी। जो कुछ टीवी चैनल्स हैं उनकी टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। कुछ जो डिवाइसेस जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, उसकी कुछ डिवाइसेस से छेड़खानी करके इन टीवी चैनल्स की जो टीआरपी रेटिंग्स हैं उसके अंदर मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है BARC को जानना, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये बेसिकली एक कंपनी है जो कि 2010 में बनाई गई थी एंड ये एक जॉइंटली ओन्ड कंपनी है जिसके अंदर एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसीज, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, इवन जो इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एडवर्टाइजर्स हैं या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलकर ये एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसके लिए पॉलिसी गाइडलाइंस को नोटिफाई किया फॉर टेलीविज़न रेटिंग एजेंसीज। और ये जो गाइडलाइंस आई थी ये 2014 में आई थी और इसके अंडर जो हमारा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल था BARC, इसको इन गाइडलाइंस के अंडर रजिस्टर करवाया गया कि ये जो काउंसिल है इट कैन कैरी आउट द टेलीविज़न रेटिंग्स इन इंडिया। नाउ इसको लेकर न्यूज़ यही है कि ये जो आफ्टर दिस TRP स्कैम, ये जो पूरा TRP रैकेट हुआ था, इसके बाद मुंबई पुलिस ने BARC की रेटिंग्स को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब दोबारा फॉर न्यूज़ चैनल्स ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की जो रेटिंग्स हैं इसे रिज्यूम किया गया है। दोबारा से इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल है, उसे रिवाइज़ किया गया है और अब BARC न्यूज़ चैनल्स की TRP रेटिंग शुरू करेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। काफ़ी दिनों से ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ में है। हमने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में इसका जो बेसिक है उसे डिस्कस किया था कि किस तरह रशिया एक नए सिक्योरिटी एग्रीमेंट, एक रिटन सिक्योरिटी एग्रीमेंट चाहता है कि जो वेस्ट है, जो नेटो है, वो ईस्टवर्ड के जो मेंबर्स हैं जैसे कि यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, फिनलैंड हो गया, जो कि रशिया की ईस्टर्न फ्लैंक पे लाई करते हैं, इनको कभी भी नेटो की मेंबरशिप ना दें, कभी भी यूक्रेन को नेटो के अंदर इंक्लूड ना किया जाए। ये उनको एक कास्ट आयरन पॉलिसी के जैसे चाहिए। वेयर एज जो वेस्ट है, जो नेटो है, वो ऐसा नहीं कह रहा। वो अब क्लियरली ये नहीं कह रहे कि ओके हम यूक्रेन, फिनलैंड को इनको अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। दे आर हैविंग एन ओपन डोर पॉलिसी एंड रादर वो उल्टा रशिया के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं कि जो उन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर पे जो फोर्सेस लगाई हुई हैं, जो ट्रूप्स प्रेजेंट हैं, दिस इज़ अ वेरी थ्रेटनिंग मूव जिसकी वजह से इट कैन हैव बिट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इन यूरोप। तो ये काफ़ी वर्ड्स के एक्सचेंज चल रहे थे बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। लास्ट वीक हमने देखा कि किस तरह रशिया के प्रेसिडेंट और US प्रेसिडेंट इन्होंने फ़ोन कॉल पे इस पूरे इशू को डिस्कस किया था। येट अगैन कोई भी एक सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसी सीरीज़ में कल नेटो और रशिया काउंसिल की मीटिंग होती है जिसके अंदर भी दोबारा से ही ये बात आती है कि जो रशिया की डिमांड है ऑफ दिस न्यू सिक्योरिटी ऑर्डर और ये उनको लिख कर देना कि यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसके लिए नेटो की स्टेटमेंट आई है कि इसमें रशिया की वीटो नहीं चलेगी। ये नेटो की ओपन डोर पॉलिसी है। वो चाहे तो जितने भी न्यू कंट्रीज़ हैं उनको अपने अलायंस में इंक्लूड कर सकते हैं, बट ऑन कॉन्ट्रेरी रशिया डज नॉट वांट इट। इसके साथ साथ रशिया की ये भी डिमांड है कि वो कंट्रीज़ जो कि कोल्ड वॉर के बाद, जो कि पहले जो कि सोवियत यूनियन के अलायंस थे, जो सोवियत अलायंस थे, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद वो नेटो के मेंबरशिप में जा चुके हैं, उनके अंदर जो डिप्लॉयमेंट की गई है उसे भी लिमिट किया जाए। तो काफ़ी कोर डिमांड जो रशिया की है, पहली ये कि रशिया की ईस्टर्न बॉर्डर पे जो कंट्रीज़ हैं अब उनको नेटो में इंक्लूड ना किया जाए। सेकेंडली जो फॉर्मर सोवियत अलायंस थे वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं उनको लिमिट किया जाए। इसको मानना मुश्किल है। रादर जो नेटो के कंट्रीज़ हैं 30 के 30 मेंबर्स एग्री करें इस डिमांड को लेकर, ये मुश्किल है। और नेटो ने ये भी क्लियर किया है कि अगर वो किसी भी तरह पे यूक्रेन पे अटैक करते हैं तो अपने ईस्टर्न मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटो सामने आएगा।
लेकिन साथ ही में ये भी कहा गया है दैट दे आर ओपनिंग डोर्स। वो चाहते हैं कि रशिया बातचीत करे और ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन बन चुकी है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे वो डीएस्केलेट हो सके। सो अगेन वी कम टू स्क्वायर वन। पिछले हफ्तों से यही चल रहा है। रशिया अपनी डिमांड्स पे फर्म है, यूएस नेटो अपनी डिमांड पे फर्म है, और रशिया ने भी इसको लेकर अपनी स्टेटमेंट दी है कि ये जो नेटो की ओपन डोर पॉलिसी है कि वो किसी भी कंट्री को इंक्लूड कर रहे हैं, दे आर ओपनिंग देयर डोर्स फॉर एवरीवन, ये उनके लिए बड़ा थ्रेट है। और किस तरह धीरे 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 जो नेटो है वो रशिया के ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ एडवांस कर रहा है, वो उसको एज अ थ्रेट कंसिडर कर रहे हैं। वेराज नेटो का ये कहना है कि उनका यूक्रेन के ऊपर अटैक करना ये उनके लिए एक थ्रेट है। सो कोई भी बड़ा चेंज दोनों के स्टैंड में देखने के लिए नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हांगकांग से है। सो हांगकांग के अंदर कुछ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ क्रिएट होने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली कुछ न्यू सिक्योरिटी क्राइम्स को ऐड किया जाएगा। एज ऑफ नाउ जो हांगकांग का नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, इसके अंदर 4 क्राइम्स को डिफाइन किया गया है: ससेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड क्लाउडिंग विद फॉरेन फोर्सेस। इन चारों क्राइम्स को डिफाइन किया गया है और साथ ही में ये भी मेंशन किया गया है कि इनके जो ऑफेंडर्स हैं दे कैन इवन फेस लाइफ इन प्रिजन। ना इसको लेकर हांगकांग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी ये स्टेटमेंट आई है दैट दे विल क्रिएट they will add some new security crimes into this, and they will create a new local legislation, and this will all go in accordance to the Hong Kong's mini constitution। हांगकांग के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 23 आता है जिसके अंदर बेसिक लॉ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हांगकांग कैन इनैक्ट अ नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो यहाँ पे हमारे लिए आर्टिकल 23 इम्पॉर्टेंट है हांगकांग के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखें दिस आर्टिकल इज एमिंग टू प्रिजर्व द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ हांगकांग, but also allows China's national security organs to formally operate and set up institutions in Hong Kong। हांगकांग खुद की सिक्योरिटी के लिए बेशक सिक्योरिटी लॉ लेकर आए, लेकिन साथ ही में जो चाइना के सिक्योरिटी ऑर्गन्स हैं वो भी पूरे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं हांगकांग के अंदर। अभी तक ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो न्यू क्राइम्स कौन से होंगे जो कि ऐड किए जाएंगे, बट राइट नाउ आर्टिकल 23 के अंदर देयर आर 4 क्राइम्स जो कि लिस्ट किए गए हैं और उनको डिफाइन भी किया गया है। सो लेट्स सी आगे चलकर कि कौन से न्यू लेजिस्लेशंस हांगकांग लेकर आता है इन टर्म्स ऑफ देयर नेशनल सिक्योरिटी लॉज। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। I hope you guys enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.